एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे स्केड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आज के टाइम पे कितने स्केड्यूल्स हैं? 12 हैं। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया गया था उस टाइम पे कितने थे? 8। तो बाद में अमेंडमेंट्स करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 4 और नए स्केड्यूल्स ऐड किए गए। तो 4 वो नए क्या थे, और बाकी हमारे 8 जो स्केड्यूल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे कि उन स्केड्यूल्स के अंदर क्या क्या किसके बारे में मेंशन किया गया है। तो जो फर्स्ट स्केड्यूल है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें क्या मेंशन किया गया है? अबाउट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो जो नेम है स्टेट का या उनकी जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, यानी कि देखिए जो हमारे कंट्री के अंदर जो भी स्टेट्स हैं उनके टेरिटरी के अंदर क्या क्या उनके पास कानून है, उनके पास क्या क्या कानूनी अधिकार है, और साथ में जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके बारे में किस में मेंशन किया गया है। जो फर्स्ट हमारा स्केड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये इस फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर कौन से आर्टिकल आते हैं? फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4। सेकेंड स्केड्यूल हमारा किसके बारे में बोलता है? देखिए फर्स्ट शेड्यूल क्या था? स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। सेकंड शेड्यूल के अंदर क्या होगा? जो अलावेंसेस हैं, सैलरीज एंड अलावेंसेस, यानी क्या बोलते हैं? इमोल्यूमेंट्स। हमारी कंट्री के अंदर देखिए काफ़ी सारी ऐसी पोस्ट हैं, जैसे जो सेकंड शेड्यूल के अंदर मेंशन किया गया है, जो सैलरी है या तनख्वाह है, अलावेंसेस यानी कि जो भत्ते दिए गए हैं, भत्ते, सैलरी, तनख्वाह, इसके अलावा कुछ प्रिविलेजेस दी जाती हैं। प्रिविलेजेस वो क्या होते हैं? विशेषाधिकार किन्हें दिए जाते हैं? देखिए पूछा जाता है कि जो सेकंड शेड्यूल के अंदर किन किन को जो जिनकी इमोल्यूमेंट्स के बारे में मेंशन किया गया है वो कौन कौन है। तो फर्स्ट तो कौन होंगे? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन कौन होंगे? प्रेसिडेंट होंगे। इसके साथ में कौन कौन होंगे? कैग, देखिए एक तो राष्ट्रपति होंगे, एक होंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके साथ में क्या होंगे? देखिए प्रेसिडेंट के साथ साथ जो स्टेट के अंदर कौन रोल प्ले करता है? जो प्रेसिडेंट का रोल सेंटर के अंदर होता है, वही स्टेट के अंदर किसका रोल होता है? गवर्नर का। तो सेकंड शेड्यूल के अंदर जो इमोल्यूमेंट्स के बारे में मेंशन किया गया है वो किसके बारे में भी है? गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, कैग। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट एंड जो हाई कोर्ट हैं उनके जो जजेस होंगे उनके बारे में मेंशन किया गया है। इसके साथ साथ किसके बारे में? देखिए हमारी लोकसभा के अंदर क्या होता है? स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। और राज्यसभा के अंदर क्या होता है? चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। तो इनके बारे में मेंशन किया गया है। और साथ में हमारे स्टेट्स के अंदर क्या होते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल। जिन स्टेट्स के अंदर हैं 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है और लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर क्या होंगे? चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर कौन कौन होंगे? स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। तो इन सब की सैलरीज और अलाउंसेस के बारे में सेकंड शेड्यूल के अंदर क्या किया गया है? मेंशन किया गया है। ठीक है, देखिए ने क्या कैसे एक बार ध्यान में रख सकते हैं। प्रेसिडेंट के साथ में क्या होंगे? गवर्नर। सेंटर में लेजिस्लेटिव का लोकसभा एंड राज्यसभा। और स्टेट में क्या होंगी? लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इनके क्या होंगे? स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। लेजिस्लेटिव काउंसिल और लोकसभा की और राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर क्या होते हैं? चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। ठीक है, तो इन सब को 2A और साथ में जो जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के एंड प्लस कैग। तो इन सब के बारे में किसने मेंशन किया गया है? दूसरे शेड्यूल के अंदर। फिर आता है हमारा थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल के अंदर क्या मेंशन किया गया है? जो ओथ या अफर्मेशन दिलाई जाती हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो
और साथ में क्या होंगे देखिए, लिख लेते हैं हम साथ साथ में। जो थर्ड शेड्यूल है उसमें किसके बारे में मेंशन किया गया है? ओथ, जो शपथ दिलाई जाती है, या फिर क्या होगा, अफर्मेशन। किन किन के बारे में मेंशन किया गया जो थर्ड शेड्यूल के अंदर? ओथ और अफर्मेशन के बारे में। देखिए स्टेट और जो हमारा यूनियन यानी कि सेंटर है, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोनों के बारे में मेंशन किया गया है, कुछ कुछ ऐसे बॉडीज़ हैं। तो स्टेट के अंदर क्या क्या होंगे और सेंटर, यूनियन यानी कि सेंटर, तो क्या होंगे जो सेंटर के अंदर जो मिनिस्टर होंगे, जिन्हें क्या बोलते हैं हम? यूनियन मिनिस्टर। साथ में स्टेट के अंदर स्टेट मिनिस्टर होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे यूनियन के अंदर, स्टेट के अंदर क्या होंगे? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके साथ में जो हमारी पार्लियामेंट के लिए इलेक्टेड मेंबर, जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है इलेक्शन के लिए, उनको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। सिमिलरली हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो इलेक्शन के लिए जिन्हें उतारा जाता है, उन्हें नॉमिनेट किया जाता है पहले, तो उनकी जो शपथ होती है वो भी किसके अंदर मेंशन की गई है? थर्ड शेड्यूल के अंदर। इसके साथ में हाई सेंट्रल लेवल पे हमारी क्या है? सुप्रीम कोर्ट। स्टेट्स में क्या है? हाई कोर्ट। तो इनके जो जजेस होंगे उनकी ओथ या फॉर्मेशन यानी कि उनकी जो शपथ है उसके बारे में भी किसमें मेंशन किया गया? हमारे थर्ड शेड्यूल के अंदर। इसके साथ में हमारे क्या होंगे? कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इन सब की जो ओथ या अफर्मेशन है वो किसके अंदर मेंशन की गई है? हमारे थर्ड शेड्यूल के अंदर। तो स्टेट और सेंटर दोनों को हम साथ में लेके चलेंगे तो अच्छे से इनको ध्यान में रख सकते हैं। ये तो हमारा थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल के अंदर क्या मेंशन किया गया है? जो राज्यसभा के लिए सीट्स की अलोकेशन होती है, राज्यसभा में जो सीट का जो बंटवारा होता है किस किस के लिए? स्टेट्स में, स्टेट्स के अंदर, और हमारे जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लिए। तो वो किसके अंदर मेंशन किया गया है? हमारा फोर्थ शेड्यूल के अंदर, ठीक है। देखिए फोर कैसे लिखा जाता है? ऐसे। तो ये क्या बन गया? एक चेयर की तरह बन गया है, ठीक है। तो चेयर के अंदर यानी कि जो राज्यसभा के अंदर जो चेयर होती हैं, सीट्स होती हैं, उनके लिए किस में मेंशन किया गया है? शेड्यूल 4 के अंदर। ये कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हैं इन्हें ध्यान में रखने के लिए। फिर है हमारा फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल के अंदर क्या मेंशन किया गया है? जो स्पेशल स्टेटस दिया गया है कुछ स्टेट्स को, ठीक है, अबाउट स्पेशल स्टेटस टू scheduled and tribal areas। इनको कंट्रोल करने के लिए इन एरियाज़ को, और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि इन्हें संभालने के लिए जो प्रशासन है उनके बारे में किसमें मेंशन किया गया? हमारे फिफ्थ शेड्यूल के अंदर। साथ में हम इसके साथ में डिस्कस करेंगे जो सिक्स्थ शेड्यूल है। देखिए फिफ्थ शेड्यूल के अंदर क्या होगा? शेड्यूल्ड और जो ट्राइबल एरियाज़ हैं सभी। इसके अलावा इनको छोड़ के जो सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर होंगे 4 ऐसे स्टेट हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में मेंशन करते हैं, जिसे हम कैसे ध्यान रख सकते हैं? ATMM, ठीक है। तो 4 ऐसे स्टेट मेंशन किए गए हैं फोर्थ शेड्यूल के अंदर, जिनकी जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनके कुछ प्रोविजंस इसके अंदर मेंशन किए गए हैं, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए। तो ये स्टेट कौन से होंगे? A फॉर आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। देखिए कैसे ध्यान में रख सकते हैं? ये चारों क्या हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमारे क्या हैं? 7 सिस्टर स्टेट्स बोले जाते हैं, और साथ में क्या हमारी सिक्किम स्टेट है, ठीक है। तो इन 7 स्टेट्स में से ए से 2 स्टेट स्टार्ट होती है, अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम। तो 6 शेड्यूल के अंदर जो स्टेट मेंशन किया गया है वो कौन सा होगा? आसाम। T फॉर त्रिपुरा। और जो 3 स्टेट्स हैं M से स्टार्ट होते हैं, मेघालय, मणिपुर एंड मिजोरम। तो ATM में क्या होता है? देखिए इसे ट्रिक से ध्यान में रख सकते हैं। ATM में क्या होती है? मनी। लेकिन इस ATM में क्या नहीं है? इन शेड्यूल्स के ATM में मनी नहीं है। तो मणिपुर को हम हटा देंगे, बाकी 2 स्टेट होंगे मिजोरम और मेघालय। तो 6 शेड्यूल के अंदर जो 4 स्टेट मेंशन किए गए हैं, जिन 4 स्टेट्स के बारे में मेंशन किया गया है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है, वो कौन से स्टेट होंगे? आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय। तो ये था हमारा 5th एंड 6th शेड्यूल ऑफ
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद आता है हमारा 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में क्या मेंशन किया गया है, हमारा जो लिस्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दी गई हैं, 3 लिस्ट दी गई हैं, 3 लिस्ट दी गई हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और साथ में क्या होगा, कॉनकरेंट लिस्ट। देखिए सेंट्रल लिस्ट के अंदर हम कुछ ऐसे, देखिए पहले इसके अंदर कितनी लिस्ट, देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे इस सेंट्रल लिस्ट में कितनी थी, 97 थी एंट्रीज। आज के टाइम पे कितनी हो गई हैं, 100। स्टेट्स के अंदर कितनी थी, 66, अभी कितनी है, 61। तो इसमें 3 ऐड हो गई और स्टेट वाले में से 5 घट गई हैं। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे कितनी थी, 47, और आज के टाइम पे कितनी है, 52। तो जो स्टेट लिस्ट के अंदर 5 कम की गई हैं एंट्रीज, वो उनको किस में ऐड किया गया, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। ठीक है, और वो किस लिए ऐड किया गया था, फेडरल सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। फेडरल सिस्टम में क्या होता है, जो सेंटर और स्टेट दोनों में क्या होता है, दोनों मिल के काम करते हैं। ठीक है, तो कॉन्करेंट लिस्ट में जो 5 ऐड की गई थी वो कब ऐड की गई थी, 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 के अंदर, तब इनको इसके अंदर ऐड किया गया था। इसके साथ हम एक और पॉइंट देख सकते हैं कि जो लिस्ट थी, 3 लिस्ट, उन्हें इनका जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया था, सुना होगा आपने, मॉन्टेस्क्यू, चैम्सफोर्ड, रिफॉर्म। देखिए इसमें क्या किया गया था, ये बात में आई थी, इसमें बताया गया था जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थी या प्लस में जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट थी, ट्रांसफर्ड किन को दिए गए थे उस टाइम पे, जो प्रोविंसेस थे, और जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट थे वो किसके पास रह गए थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। उस टाइम पे क्या थे, वाइस रॉय थे सबसे ऊपर। ठीक है, तो जो सेंट्रल लिस्ट है, जो ये 3 लिस्ट थी, इन्हें कब ऐड किया गया था, ये रिफॉर्म कब हुए थे, 1919 के अंदर, या इन्हें क्या बोला जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, तो जो हमारी लिस्ट है 3, उन्हें ऐड किया गया था एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 60% पार्ट है वो कहाँ से लिया गया है, इस एक्ट से। ठीक है, तो जो 3 लिस्ट थी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होने से पहले इस एक्ट के थ्रू हमारे कंट्री के अंदर 3 लिस्ट लाई गई थी। तब सेंट्रल लिस्ट को क्या बोला जाता था, फेडरल लिस्ट। स्टेट लिस्ट को क्या बोला जाता था, बोला गया था प्रोविंशियल लिस्ट, और साथ में क्या थी, कॉन्करेंट लिस्ट। इसके साथ ही एक और चीज़ ध्यान रख सकते हैं, जो कॉन्करेंट लिस्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे इसका जो प्रोविज़न है वो कहाँ से लिया गया था, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो 3 लिस्ट के अंदर हमने सब्जेक्ट्स मेंशन कर दिए, किसके अंदर कितने सब्जेक्ट हैं। इसमें क्या चीज़ होती है, जो सेंट्रल लिस्ट के अंदर जितने भी 100 सब्जेक्ट्स हैं आज के टाइम पे, तो उन 100 सब्जेक्ट्स पे कानून सिर्फ कौन बना सकता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो इनके ऊपर कानून कौन बना सकती है, हमारी पार्लियामेंट, संसद। और जो स्टेट लिस्ट है उनमें कानून कौन बना सकता है, जो पर्टिकुलर स्टेट्स हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, अगर स्टेट्स चाहे तो पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करके, अगर 2 से 3 स्टेट्स होते हैं, अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं तो अपने स्टेट के अंदर उस लिस्ट के अंदर कानून बनवा सकते हैं। जैसे जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है,
यानी कि देखिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये क्या थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, यानी कि हर स्टेट के अंदर अपना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, ठीक है। लेकिन कई ऐसे स्टेट हो सकते हैं जो कई ऐसे स्टेट डिमांड कर सकते हैं हमारी पार्लियामेंट से कि उन दो स्टेट्स को अपना एक कॉमन पब्लिक सर्विस कमीशन बनवाना है, तो वो कौन बनाएगी, हमारी पार्लियामेंट बना सकती है, ठीक है। तो स्टेट्स अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो, और जो कंकरेंट लिस्ट है उसके अंदर हमारी पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है और जो स्टेट हैं वो भी बना सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या फैक्ट है कि अगर पार्लियामेंट ने पहले उस सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना दिया तो स्टेट को उसे मानना पड़ेगा, उसके ऊपर वो क्या होगा, मैंडेटरी और कंपलसरी होगा, ठीक है। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स रहते हैं, 3 लिस्ट होगी, इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स रहते हैं उन्हें किस में डाल दिया गया है, रेजिडुअरी लिस्ट के अंदर। क्या बोली जाती है, जो रेजिडुअरी, यानी कि जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं वो किसके अंदर होंगे, रेजिडुअरी लिस्ट के अंदर। और ये प्रोविज़न हमने कहाँ से लिया था, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। और जो रेजिडुअरी लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट होंगे, जो विषय होंगे, उनके ऊपर कानून कौन बना सकती है, हमारी पार्लियामेंट। इनके ऊपर कानून बनाने की पावर किसके पास है, हमारी संसद के पास है। तो ये किसके बारे में था, 7th शेड्यूल के बारे में। इसके बाद हमारा आएगा 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में किसके बारे में मेंशन है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में, ठीक है। हमने कल इनके बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था, जो कि किसके अंदर आती है, हमारी पार्ट 17 के अंदर, ठीक है। कितनी है, 22, जब बना था कितनी थी, 14, 3 बार अमेंडमेंट्स हुए तब ये कितनी हो गई हैं, 22। तो ये हमारा 8th शेड्यूल किसके बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। जो हमारा 9th शेड्यूल है, 9th शेड्यूल कब, देखिए ओरिजिनली कितने थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, शेड्यूल 8। तो फर्स्ट जो शेड्यूल ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, देखिए 1950 26 जैन 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर दिया गया था, इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। उसके इम्प्लीमेंट करने के 1 साल बाद ही 1951 के अंदर क्या किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट हुआ, फर्स्ट, जिसे क्या बोला जाता है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। इसमें क्या ऐड किया गया, 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में किसके बारे में था, अबाउट लैंड रिफॉर्म्स, और साथ में किसके बारे में था, जो जमींदारी सिस्टम था ब्रिटिश टाइम पे, उसको अबॉलिश किया गया था। क्योंकि जो हमारे कंट्री के अंदर जो फार्मर्स थे या जो छोटी छोटी जिनके पास ज़मीनें थी, उनका क्या हो रहा था, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था ब्रिटिश रूल के टाइम पे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हमारी कंट्री के अंदर जो लैंड के रिफॉर्म किए गए, उनका दोबारा बंटवारा करने की के बारे में लॉज बनाए गए थे। तो वो किसके अंदर मेंशन किया गया, हमारे 9th शेड्यूल के अंदर, ठीक है। इसके साथ ही 9th शेड्यूल में क्या भी है, जो हमने डिस्कस किया था कि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है, कॉन्स्टिट्यूशनली को किसी भी सब्जेक्ट को, जो कोई भी लॉ हमारी पार्लियामेंट बनाती हैं, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनली उनका जो संवैधानिक रूप है उसको चेक करने के लिए जो पावर होती है किसके पास, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास पावर होती है, वो भी किसके अंदर मेंशन किया गया है, 9th शेड्यूल के अंदर, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा 10th शेड्यूल। 1985 के टाइम पे, अबाउट 1985, उस टाइम पे क्या हो गया था, देखिए 1967 तक क्या रहा था हमारी कंट्री के अंदर, 1 पार्टी रूल रहा था, एक पार्टी का रूल रहा था हमारी कंट्री के अंदर। फिर 1967 के बाद क्या हो गया था, धीरे धीरे जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनमें छोटी छोटी पार्टी उभर के आने लगी थी, ठीक है। तो उन्हें क्या बोला जाता था, रीजनल पार्टीज़। तो पॉलिटिकल सिस्टम धीरे धीरे चेंज हो रहा था। तो इस टाइम तक आते आते क्या हो गया था, जो भी कई बार क्या होता है, देखिए आज के टाइम पे भी हम देखते हैं जितने भी पार्टीज़ हैं उनमें क्या होता है, जिस
भी MLAs या MPs जो होते हैं उन्हें क्या लगता है कि हमें इस पार्टी के अंदर फ़ायदा होगा, तो वो उसके अंदर चले जाते हैं, फिर वो दूसरी पार्टी के अंदर, मतलब वो खुद के फ़ायदे के लिए पार्टीज़ को चेंज करते रहते हैं। इसकी वजह से काफ़ी सारी नुकसान होते हैं, जैसे बार बार अगर कोई MP है या MLA है वो बन गए, फिर उन्हें पार्टी चेंज की इस्तीफ़ा दे के, तो उनकी वो सीट वैकेंट होगी तो दोबारा उस पर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, खाली नहीं छोड़ सकते, 6 महीने के अंदर दोबारा इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। दोबारा इलेक्शन करवाने के लिए क्या होगा, फिर से खर्चा होगा, तो काफ़ी सारी लंबी प्रोसेस हो जाती हैं, इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और साथ में जो जनता का विश्वास होता है, किसी ने देखिए MP जो बना था, जनता ने वोट की थी उनको, उन पर भरोसा दिखा के उन्हें वहाँ का MP या MLA चुना था, अगर वो अपना इस्तीफ़ा देके कोई दूसरी पार्टी चूज़ करते हैं तो इससे जो हमारे सिटीजन्स है, पब्लिक का विश्वास जो हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम है उससे भी उठता है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो दल बदल होता था या भी हो रहा है, उसको रोकने के लिए क्या लाया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसे क्या बोला जाता है, दल बदल कानून। इसे कब लाया गया था, 52वां हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया गया था 1985 के अंदर। ठीक है, इसके लिए क्या ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो आर्टिकल्स मेंशन, आर्टिकल 102 एंड 191, ये किसके लिए है, MLAs के लिए, और 102 किसके लिए मेंशन है, MPs के लिए। ठीक है, तो जो इसके अंदर देखिए प्रोविजंस दिए गए हैं कि कब हम कोई एक MP है या MLA है, अगर वो एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है तो कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं कि कब उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, और डिस्क्वालीफाई करने की जो लोकसभा के अंदर पावर किसके पास है, स्पीकर के पास है। सिमिलरली हमारे स्टेट के अंदर क्या होते हैं, जो स्पीकर होते हैं उनके पास पावर होती है उनको रिमूव करने की, और जो राज्यसभा होगी उसमें चेयरमैन के पास होगी। सिमिलरली लेजिस्लेटिव असेंबली में भी चेयरमैन के पास होगी उन्हें रिमूव करने की। कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, अगर देखिए कोई इंडिपेंडेंट पर्सन है, इंडिपेंडेंटली अगर उसने इलेक्शन लड़ा है, तो अगर 6 महीने के अंदर अंदर अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तब तो उससे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, लेकिन 6 महीने के बाद अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसे क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके साथ में क्या होता है, अगर कोई भी पार्टी मान लीजिए एक पार्टी के अंदर 40 MPs अगर पार्लियामेंट को कंसिडर करके चले तो 40 MPs है एक पार्टी के अंदर, अगर वो क्या करते हैं उसमें से 10 MPs क्या करते हैं, किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, किस लिए कि उन्हें ये बोला गया कि आपको मिनिस्टर बनाया जाएगा या कहीं ना कहीं चेयरमैन की पोस्ट मिलेगी। ठीक है, तो वो लालच में क्या करते थे, अगर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो इसमें कंडीशन क्या होती है, पहले क्या होता था कि अगर उस पार्टी के 1/3 यानी कि 1/3 MLA अगर उस पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। लेकिन बाद में क्या किया गया प्रोविज़न चेंज कर दिया गया, उसमें क्या किया गया कि 2/3 यानी कि 2/3 अगर MPs उस पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये किसके बारे में था, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। ये काफ़ी न्यूज़ में रहा भी, क्योंकि कई स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शंस अभी हुए थे 2022 के अंदर हुए थे, अभी आगे भी होंगे, तो पार्टीज़ बदलते रहते हैं, जो MPs MLAs होते हैं खुद के फ़ायदे के लिए, उससे क्या होता है काफ़ी सारी नुकसान होते हैं, पब्लिक का भरोसा भी उठता है डेमोक्रेटिक और जुडिशियल सिस्टम से। ठीक है, ये था हमारा 10th शेड्यूल। इसके बाद है हमारा 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल में क्या मेंशन किया था, जो पंचायत हमारी बनाई गई थी, पंचायत कब बनाई गई थी हमारी, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1992 के अंदर, तो उसके लिए उनके बारे में किसमें मेंशन किया गया है, 11th शेड्यूल के अंदर। और 12th शेड्यूल के अंदर किसके बारे में मेंशन किया गया, हमारी म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनके लिए एक ट्रिक भी याद रख सकते हैं, हम ध्यान में रख सकते हैं इनको अच्छे से ध्यान में रखने के लिए। वो क्या है हमारी टीयर्स, कैसे लिखेंगे, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM।
ये क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ और टेंथ शेड्यूल, ये 11th शेड्यूल, ये 12th शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या था, हमने क्या देखा था फर्स्ट शेड्यूल के बारे में, टेरिटरीज के बारे में, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज थी जो। सेकंड के में क्या था, इमोल्यूमेंट्स, जो भी भत्ते या तनख्वाह दी जाती हैं या अलग अलग उन्हें क्या दी जाती हैं और सुविधाएं दी जाती हैं, कुछ ऐसी पोस्ट थी हमने डिस्कस की थी, उनके इमोल्यूमेंट्स के बारे में किसमें मेंशन है, सेकंड शेड्यूल के अंदर। थर्ड A4 क्या होगा, अफर्मेशन, यानी कि जो शपथ दिलाई जाती है उसके बारे में होगा। फोर्थ शेड्यूल में क्या होगा, आर से क्या होगा, राज्यसभा के अंदर जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किसके लिए, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए। फिफ्थ शेड्यूल के अंदर क्या होगा, ऐसे क्या होगा, शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है। और ओ सिक्स शेड्यूल के अंदर क्या होगा, जो अदर्स, इसके अलावा अदर शेड्यूल्ड एरियाज कौन से थे, वो हमारे ATM में क्या नहीं है, मनी में नहीं है, तो ये क्या था, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय। F4 क्या होगा हमारा, सेवन्थ शेड्यूल के अंदर क्या थी, जो हमारी लिस्ट है, फेडरल लिस्ट है, अभी क्या बोला जाता है उन्हें, सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और साथ में कॉन्करेंट लिस्ट है। पहले उन्हें क्या बोला जाता था, फेडरल लिस्ट। तो F से क्या ध्यान रख लेंगे हम, फेडरल। तो ये लिस्ट है हमारे सेवन्थ शेड्यूल के अंदर। ओ से क्या होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। और जो नाइन्थ है उसमें क्या हमारा, नाइन्थ शेड्यूल के अंदर लैंड रिफॉर्म। और 10वें शेड्यूल के अंदर क्या है, डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन के बारे में, जो दल बदल कानून है वो 10वें शेड्यूल के अंदर है। पी से क्या होगा, पंचायत। 11वें शेड्यूल के अंदर किसके बारे में है, पंचायत के बारे में। और 12th शेड्यूल के अंदर किसके बारे में है, हमारी म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में। तो ये सब किसके बारे में थे, हमारे शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।